नमस्कार प्यारे छात्रों, पॉलिटिकल साइंस की इस लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम राजनीति विज्ञान से आपका परिचय कराएंगे। राजनीति विज्ञान, जी हाँ, नाम सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इसमें राजनीति के साथ विज्ञान शब्द क्यों? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान कहा जाए या नहीं, और यदि कहा भी जाए तो किस सीमा तक। इस प्रश्न का उत्तर आज के इस लेक्चर में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि आपको किन किन माध्यमों से कोई जानकारी मिलती है, क्या वो जानकारी हमेशा सही होती है, क्या पॉलिटिकल साइंस को साइंस कहा जा सकता है, इसमें साइंस से क्या अभिप्राय है, साइंटिस्ट ऐसा क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का क्या काम है, क्या राजनीतिक विज्ञान को साइंस कहा जा सकता है, अगर कहा जा सकता है तो इसके पक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, और अगर पॉलिटिकल साइंस को साइंस नहीं कहा जाता तो इसके पीछे क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, और सबसे पहले जानते हैं कि आपको कोई नॉलेज जो मिलती है वो किन किन तरीकों से मिलती है, जिसकी वजह से आप उसे ऑथेंटिक मानते हैं या सच मानते हैं। इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि ये कल्चर बेस्ड नॉलेज हो सकती है, एजुकेशन बेस्ड नॉलेज हो सकती है, या फिर रिलीजन बेस्ड नॉलेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कल्चर की बात करूं तो हो सकता है कि कोई चीज़ जिसे आप नॉलेज या सच मानते हैं वो आपको आपके पेरेंट्स ने सिखाई हो। दूसरा, आपके फ्रेंड सर्कल में हर कोई उस बात पे विश्वास करता हो, या फिर वो बात कहीं आपने किसी न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से सुनी हो, या आपके पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कहा गया हो कि वो सत्य है, या फिर आपने उसे अपने टीचर या अपनी किताबों के माध्यम से सीखा हो, या आपके जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं या होली टेक्स्ट हैं जैसे कि गीता, कुरान आदि, तो इनमें जो बातें लिखी गई हैं कई बार आप मान लेते हैं कि वो परम सत्य हैं। इसके अलावा जो चीज़ें आप अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं उसे भी आप सच मानते हैं। इसके अलावा जो साइंस बेस्ड नॉलेज है, यानी ऐसी नॉलेज जिसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा बार बार वेरीफाई किया गया हो और उसका सेम रिजल्ट आया हो, तो ऐसी नॉलेज को भी आप साइंटिफिक या सच्चाई नॉलेज मान लेते हैं। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि यह जितने भी वैरायटी ऑफ वेज टू ऑब्टेन नॉलेज की मैंने बात की है, इन वैरायटी ऑफ वेज से जो नॉलेज हमें मिलती है, क्या वो हमेशा सही होती है? आइए देखते हैं। जो आपकी एक्सपीरियंशियल या इंट्यूटिव नॉलेज होती है, या आपके जो कॉमन बिलीफ होते हैं दोस्तों, वो गलत भी हो सकते हैं। जैसे कि लगभग 2000 सालों तक ये माना जाता रहा कि अगर कोई बीमार है और उसका जो ब्लड है अगर उसे बहने दिया जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन आज साइंस ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई इंजरी है या कोई व्यक्ति बीमार है और उसका खून काफ़ी बह जाता है तो उसकी डेथ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरा, एक लंबे समय तक अरस्तु के समय से ही ये माना जाता रहा कि अगर किसी पर्टिकुलर हाइट से दो ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें एक भारी है और दूसरा हल्का, एक साथ नीचे की तरफ गिराया जाए तो उनमें से भारी ऑब्जेक्ट ज़मीन पर पहले पहुंचेगा और जो हल्का ऑब्जेक्ट है वो बाद में पहुंचेगा। दोस्तों, इसे लगभग 2000 सालों तक सही माना जाता रहा, जबकि गैलीलियो गैलीली ने इसे सिद्ध किया कि ऐसा कोई कारण नहीं है, बल्कि अगर वैक्यूम में ये एक्सपेरिमेंट किया जाए तो दोनों चीज़ें एक साथ ही ज़मीन पर आएंगी। तो इस वजह से इसमें ऐसा जो है कोई भेद नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो नॉलेज लगभग 2000 सालों तक बिल्कुल सही मानी जाती रही, एक टाइम आने पर एक्सपेरिमेंट के थ्रू वो भी गलत निकल गई। क्या ऐसा पॉलिटिकल साइंस में भी हुआ है?
जी हाँ, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम्पल देखिए। अगर आज मैं आपसे बोलूँ कि एक कॉमन बिलीफ है या आपकी कल्चर आपको ये बताती है कि जो बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अगर कोई है तो वो डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ग्रीक फिलोसफर्स जो हैं उन्होंने इसे वर्स्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट माना। चाहे आप प्लेटो की बात कर लें या अरस्तु की बात कर लें, किसी ने भी डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में नहीं गिना। दोस्तों, यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अब आप सही हैं या ग्रीक फिलोसफर्स सही थे। इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हो सकती है, लेकिन क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस एक साइंस है, तो आज हम एक साइंटिस्ट की तरह ही इसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए आइए जानते हैं कि साइंस आखिर है क्या। दोस्तों, साइंस बेसिकली लैटिन शब्द से सैर से निकला है, जिसका मतलब होता है टू नो या नॉलेज। ये बेसिकली एक प्रोसेस भी हो सकता है, अ बॉडी ऑफ नॉलेज भी हो सकता है, या फिर नेचुरल वर्ल्ड को स्टडी करने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे केपलर लॉ, गैलीलियो लॉ, न्यूटन्स लॉ इत्यादि। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो साइंस अध्ययन वस्तु भी है और अध्ययन को किसी वस्तु का अध्ययन करने का एक विशेष पद्धति भी है। कोई भी अध्ययन वस्तु जो है वो वैज्ञानिक हो सकती है, जैसे कि लुंडबर्ग ने कहा है कि वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों का व्यवस्थित निरीक्षण, वर्गीकरण और विश्लेषण है। हम किसी चीज़ को अगर साइंस कहें तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि ये ऑब्जर्वेशन के द्वारा फैक्ट्स का कलेक्शन करती है, जो फैक्ट्स हैं उनको एनालिसिस करती है, उनका कैटेगराइजेशन या क्लासिफिकेशन करती है, और वो चीज़ क्या है, क्यों है, इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है। उन दोनों के बीच में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है और उसके आधार पर कुछ प्रेडिक्शंस करती है। तो इसी प्रकार से अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं तो क्योंकि इसमें हम ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं जो कि खुद नेचुरल है, तो ऐसे में पॉलिटिकल साइंस जो है वो डेफिनेटली एक साइंस है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट, जैसे मैंने बताया, कि ऑब्जर्वेशन के बेस पे काम करते हैं, किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसी प्रकार से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी तो यही करते हैं। जैसे कि पॉलिटिक्स क्या है, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड व्हाई, तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी तो यही करते हैं कि जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो सीमित संसाधन हैं, उनका एलोकेशन कैसे किया जाए, और इसके लिए इन्होंने कई प्रकार के तरीके खोज निकाले। जैसे कि एक मेथड है इसमें डेमोक्रेसी, या फिर आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन या बिल ऑफ राइट्स। इसके अलावा ये जो है इंस्टीट्यूशंस का अध्ययन करते हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक हों या डेमोक्रेसी से अलग रहे हों। तो आइए देखते हैं पॉलिटिक्स क्या है। आप सभी जानते हैं पॉलिटिक्स क्या है, लेकिन फिर भी इसे और आसान शब्दों में समझाने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आर वी ऑलवेज हैप्पी विद द डिसीजंस दैट आर मेड इन आवर लाइफ। क्या हमारी ज़िंदगी में जो भी डिसीजंस होते हैं हम उनसे हमेशा खुश होते हैं? नहीं। तो हमारा रिएक्शन क्या होता है? द वे वी रिएक्ट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। यानी अगर आप इस चीज़ को देखें तो जो पॉलिटिक्स है उसमें हमारा रिएक्शन शामिल है। तो आइए देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले इसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रिंसिपल्स पाई जाती है, यानी कि कुछ सिद्धांतों में एक रूपता पाई जाती है। इसके सिद्धांतों में एक रूपता का अभाव नहीं है। राजनीति शास्त्र में कुछ ऐसे सिद्धांत पाए जाते हैं जो प्रत्येक स्थान पर ठीक होते हैं और जिन्हें लोग स्वीकार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, या इक्वलिटी है वो रिवॉल्यूशन को जन्म देती है, या शक्ति व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट कर देती है।
अभी आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि कई बार प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली असफल हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें इस प्रणाली का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष है उस वातावरण का जो कि प्रजातंत्र के प्रतिकूल है। हालांकि राजनीतिक शास्त्र का विषय क्योंकि मनुष्य है जिसका स्वभाव और विचार बदलता रहता है, तो ऐसी दशा में कहीं थोड़ी बहुत भिन्नता अगर आ जाए तो इसका अर्थ ये नहीं है कि इस विषय को विज्ञान ही ना कहा जाए। दूसरा, एक्सपेरिमेंट्स आर पॉसिबल, यानी कि इसमें प्रयोग संभव है। अब आप कहेंगे कि इसकी तो कोई प्रयोगशाला है नहीं, तो इसमें कैसे प्रयोग संभव है? दोस्तों, जितने भी नए कानून बनते हैं, संविधान बनते हैं, नीतियाँ बनती हैं, नियम बनते हैं, संगठन, राजनीतिक दल या चुनाव, ये सभी एक प्रयोगशाला ही तो है। अगर मैं कहूँ कि 1919 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के दौरान जो दोहरी शासन व्यवस्था अपनाई गई वो एक प्रयोग था जो सफल नहीं हुआ, इसलिए आगे जाके हमने उसे बदल दिया। वहीं 1947 में हमने जो डेमोक्रेटिक सिस्टम अपनाया वो हमारे यहाँ सफल रहा, लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने भी इस सिस्टम को अपनाया, वहाँ पे ये सिस्टम असफल रहा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसमें प्रयोग संभव है। इसके अलावा इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जाता है, यानी राजनीतिक शास्त्र की वैज्ञानिकता के विरुद्ध एक तर्क ये दिया जाता है कि इसमें कारण और प्रभाव का संबंधित सिद्धांत लागू नहीं होता, यानी लेकिन ऐसा सही नहीं है, क्योंकि मोटे रूप में कई बार जब हम कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो पाएंगे कि उनके कारण और प्रभाव का संबंध स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि फ्रांस, रूस और चीन में क्रांति का कारण अत्याचारी शासन था जिसमें लोगों के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे, तो यही कारण था कि उसका प्रभाव यही कारण था कि वहाँ क्रांति हुई। और इस प्रकार से हमने देखा कि कई राजनीतिक विज्ञानियों ने या कई राजनीतिक विचारकों ने क्रांतियों के कारण और परिणामों में संबंध बैठाने का प्रयास किया। इसमें अरस्तु का विशेष योगदान रहा है। इसके अलावा इसमें यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसमें निरीक्षण द्वारा तथ्यों का संग्रहण किया जाता है, कल्पना के आधार पर नहीं। इसमें कई प्रकार की वैज्ञानिक पद्धतियाँ इस्तेमाल होती हैं, चाहे वो ऑब्जर्वेशन मेथड हो, सर्वे मेथड हो, केस स्टडी मेथड हो या दूसरा कोई अन्य स्टैटिस्टिकल मेथड। तो इन मेथड्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान एक विज्ञान है। इसके अलावा दोस्तों, इस पर राजनीतिक विज्ञान पर सबसे बड़ा आरोप ये लगाया जाता है कि इसमें किसी प्रकार की भविष्यवाणी संभव नहीं है और इसलिए ये एक विज्ञान नहीं है, क्योंकि विज्ञान में जनरली भविष्यवाणियाँ संभव होती हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, राजनीतिक विज्ञान में भी भविष्यवाणियाँ संभव है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जब भी इलेक्शन होने वाले होते हैं तो उससे पहले एक एग्जिट पोल होता है जिसमें पहले ही रुझान देखकर बता दिया जाता है कि किस राजनीतिक दल की सरकार बनने वाली है। ऐसे में आप कह सकते हैं कि राजनीतिक विज्ञान में कुछ हद तक प्रेडिक्शन संभव है, या अगर मैं कहूँ कि किसी देश का शासन अगर निरंकुश हो जाए और लोगों के अधिकारों को छीन ले तो वहाँ एक समय के बाद क्रांति होना संभव है, तो ये इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा कि काफ़ी ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हम राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान मानते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस पर ऑब्जेक्शन करते हैं और वो मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है। उसके पीछे उनके जो तर्क हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना, यानी कि ये मानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध बेसिकली मानव व्यवहार से है जो कि अनस्टेबल है, भौतिक सामाजिक आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से प्रभावित होता रहता है, और ये कितना प्रभावित हो सकता है ये हम कह नहीं सकते। तो दोस्तों, अब
जो पॉलिटिकल साइंस है उसके सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ये लोग पॉलिटिकल साइंस को साइंस मानने से इनकार करते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये जटिलता हमारी अज्ञानता की परिचायक है, न कि इस सब्जेक्ट के साइंस ना होने की। अगर मैं कहूँ कि एक मोटर कार की मशीन जो है उस व्यक्ति के लिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकती है जिसे उसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन वहीं अगर कार ड्राइवर या मैकेनिक को इसके संबंध में पूछा जाए तो उसके लिए ये अत्यंत सरल है। एक छोटे बच्चे के लिए कुछ बातें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, जटिल हो सकती हैं, जबकि बड़ों के लिए नहीं। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी या टूल्स डेवलप होंगे इस सब्जेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी दूर हो जाएगी। तो इस सब्जेक्ट की जो जटिलता है वो पॉलिटिकल साइंस के साइंस होने में बाधा नहीं है। दूसरा है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्ट में वस्तुनिष्ठता का अभाव। दोस्तों, तथ्यों का तटस्थता या पक्षपात रहित निरीक्षण से संकलन और विश्लेषण जो करना है वो साइंस का एक अहम हिस्सा होता है। लेकिन क्योंकि ये एक सामाजिक विज्ञान है, इसमें जो मनुष्य है वो स्वयं समाज का भाग है। वो H2O जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मिलकर पानी बनाते हैं और उनका व्यवहार हमेशा एक सा रहता है, उस तरीके का व्यवहार ह्यूमन का नहीं होता। वो अपने परिवार से, अपने धर्म से, अपने दोस्तों से, बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। किसी से प्यार करता है तो किसी से द्वेष करता है। ऐसे में उसमें वस्तुनिष्ठता के अभाव की बात की जाती है और कहा जाता है कि सपोज करिए कि आप किसी को थप्पड़ मारें तो ज़रूरी नहीं है कि दो लोग उस चीज़ का सेम ही रिस्पॉन्स दें, दोनों का रिस्पॉन्स एकदम अलग अलग हो सकता है। ऐसे में क्योंकि सामाजिक घटनाओं को नापा नहीं जा सकता, ये अमूर्त हैं, तो ऐसे में इसे विज्ञान नहीं कहा जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सिर्फ नापतोल ही ना होना इसकी कसौटी है तो दोस्तों दूध और सब्जी वाले को भी वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्योंकि वो तो सारी चीज़ें नाप के देते हैं। या अगर मैं कहूँ कि जो थर्मामीटर है उसके आविष्कार से पहले डॉक्टर शरीर की गर्मी को कैसे नापता था? वो आपके शरीर में टच करके, आपके शरीर को टच करके कहता था कि आपका टेम्परेचर कम है या आपका टेम्परेचर ज़्यादा है। लेकिन आज वो अनेक जो दूसरे मापक यंत्र हैं उनका इस्तेमाल करता है और आपको एग्जैक्ट बता देता है कि आपके शरीर का टेम्परेचर कितना है। तो दोस्तों, क्या जब ये टूल डेवलप नहीं हुए थे तो वो एक वैज्ञानिक नहीं था? डेफिनेटली था। हो सकता है कि आज आप पॉलिटिकल साइंस पर ऑब्जेक्टिविटी ना होने का आरोप लगाएं या इसके टूल्स के डेवलप ना होने का आरोप लगाएं, लेकिन समय के साथ साथ कुछ इसके टूल्स जो हैं उनमें सुधार आ रहा है। और यही कारण है कि आज हम एग्जिट पोल के थ्रू चुनाव के एक्चुअल रिजल्ट आने से पहले उसके रिजल्ट निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से आज जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हो रहा है, जैसे आपने आपने कैम्ब्रिज एनालिटिका का स्कैंडल सुना होगा जिसने कि पूरे चुनाव परिणामों को बदल दिया था। तो ऐसे में जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप हो रही है और वो इंटेंडेड रिजल्ट भी ला सकती है। इवन कहने का मतलब ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी का नया डेवलपमेंट हो रहा है ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स को ये फैसिलिटेट कर रहा है कि वो पॉलिटिकल फिनोमिना को अच्छे से स्टडी करें और उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट निकालें। तीसरा है, इस पर आरोप लगाया जाता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट संभव नहीं है। इसकी लेबोरेटरी नहीं है। भौतिक विज्ञान का समय किसी भी समय मौसम में कोई अध्ययन प्रयोगशाला में कर सकते हैं। जो इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उन पे वो नियंत्रण रख सकते हैं प्रयोगशाला। लेकिन अगर मैं राजनीति विज्ञान के संबंध में बात करूं तो इसके लिए भौतिक प्रयोगशाला ना होकर इसका जो पूरा समाज है वो ही एक प्रयोगशाला है। एक अच्छे या बुरे पॉलिटिशियन का अध्ययन अगर आप करना चाहें तो वो लैब में नहीं होगा। उसके लिए आपको समाज में उसके और उसके मतदाताओं के बीच के संबंधों के अध्ययन के बाद ही इस चीज़ का पता चलेगा। इसके अलावा
जो अन्य भौतिक विज्ञान है उनमें भी अगर मैं कुछ उदाहरण दूं, जैसे न्यूटन है, गैलीलियो है, या मार्कोनी है, आर्किमिडीज है, इन्होंने भी अपने नियमों को किसी बंद प्रयोगशाला में थोड़ी प्रतिपादित किया था। इन्होंने भी तो बाहर सोसाइटी में निकलकर अपने जो महत्वपूर्ण खोज हैं वो की थी। तो इस प्रकार से पॉलिटिकल साइंस में किसी लैब का ना होना उसके साइंस होने में बाधा नहीं है। इसके अलावा इसमें कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस किसी प्रकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकती, इसलिए ये एक साइंस नहीं है, यानी प्रेडिक्शन करने में असमर्थ है। उदाहरण के लिए जैसे मैं कह दूं कि आपके हाथ में एक कागज़ है, अगर आप उसे आग में डाल दें तो निश्चित ही वो जल जाएगा। इस प्रकार के जो एक्सपेरिमेंट हैं वो भौतिक विज्ञानों में किए जाते हैं, लेकिन सामाजिक घटनाओं में ऐसी भविष्यवाणी थोड़ी कठिन है। इसका मुख्य कारण है व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं का पता लगाना कठिन है। पर यदि भविष्यवाणी की क्षमता ही प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों में मतलब क्षमता ही कसौटी है विज्ञान होने की, तो प्राकृतिक और भौतिक विज्ञान अभी भी भविष्यवाणी करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि जो मौसम विज्ञानी हैं वो आपको एक वीक पहले तक नहीं बता सकते कि भविष्य में क्या होने वाला है। जैसे किसी आप स्किल्ड डॉक्टर से पूछें किसी बीमारी के बारे में तो निश्चित रूप से वो नहीं बता पाएगा कि आपको कुछ समय बाद कौन सी बीमारी होने वाली है। या फिर जैसे जो कोरोना वायरस है अभी ये फैला है, तो बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो इसका सही कारण या सही इलाज अभी भी नहीं बता पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि जो वनस्पति शास्त्री हैं वो नहीं बता सकते कि कौन सा बीज पहले अंकुरित होगा, कौन सा बीज बाद में अंकुरित होगा। अगर मैं भूगर्भ शास्त्रियों की बात करूं तो वो भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि आने वाली सर्दियों में कौन सी रेल की पटरी टूटेगी। यदि इनमें भविष्यवाणी की सीमाएं हैं तो पॉलिटिकल साइंस में क्यों नहीं? पॉलिटिकल साइंस में भी सीमाएं हो सकती हैं, और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पॉलिटिकल साइंस एक साइंस नहीं है। हाँ, यहाँ आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या पॉलिटिकल साइंस उसी सेंस में साइंस है जिस सेंस में नेचुरल साइंसेज हैं? तो दोस्तों यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूं कि पॉलिटिकल साइंस बेसिकली एक सोशल साइंस है, न कि एक नेचुरल साइंस। ये रैशनल और एम्पिरिकल है, ये एब्स्ट्रैक्ट साइंस है, कोई कॉन्क्रीट साइंस नहीं है। इसमें आप मैथमेटिक्स की तरह 100% सही रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। हालांकि आप इसमें किसी काम के होने की उच्च संभावना व्यक्त कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक जनरल साइंस है, ये कोई स्पेसिफिक साइंस नहीं है। इस प्रकार आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसे साइंस कहा जाना चाहिए, और यही कारण है कि आज आपका जो सब्जेक्ट है उसका नाम राजनीतिक शास्त्र ना हो करके राजनीति विज्ञान रख दिया गया है। लेकिन आप इसे नेचुरल साइंसेस से कंपेयर ना करें, इसे सोशल साइंसेस से कंपेयर करें जो अभी डेवलप कर रही है, जिसका जो अध्ययन वस्तु है, जो मनुष्य है, वो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन हाँ, ये तो हम कह ही सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस नेचुरल साइंसेस के सेंस में साइंस ना होकर सोशल साइंस है। तो दोस्तों ये था आपका लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, थैंक यू।